अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के डाउट्स। और सबसे पहले यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंटागोनिस्ट, एक मिनट, ओके, सो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल इज इनकरेक्ट। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है एंटागोनिस्टिक क्या होता है। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो जो मसल ऑपोजिट हो उनको हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ इमेजेस देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा बाइसेप्स हो गया, ये जो फ्लेक्सर है ये क्या है हमारा बाइसेप्स, और एक्सटेंसर क्या है हमारा ट्राइसेप्स। ठीक है, तो जब हम लोग अपने एल्बो को बेंड करते हैं तो फ्लेक्सर मसल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज एक्सटेंसर मसल क्या कर रहा है, रिलैक्स। सो दे आर एंटागोनिस्टिक, मतलब एक मसल रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल इज इनकरेक्ट। तो फ्लेक्सर का एंटागोनिस्ट क्या होगा, ऑपोजिट एक्सटेंसर। उसी तरीके से अब हम लोग दूसरा लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एबडक्टर एंड एडक्टर। अब समझते हैं पहले इस टर्म का मतलब क्या है। सॉरी, अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये एबडक्टर और एडक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं एबडक्टर, एबडक्टर मतलब होता है अपने लेग को बॉडी से मूव, दूर लेकर के जाना। ठीक है, ये हो गया एबडक्टर, ए बी ऐसे याद रखेंगे। और जब लेग को बॉडी की तरफ लेकर के आना तो दैट विल बी एडडक्टर, तो ये भी एंटागोनिस्टिक हो गए। फिर उसके बाद है प्रोनेटर। ठीक है, प्रोनेटर मतलब क्या, पाम ऊपर की तरफ फेस, सॉरी पाम नीचे की तरफ फेस करना, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। तो जब हम लोग अपने हाथ के पाम को नीचे की तरफ बेंड करते हैं डाउन साइड, तो वो हो गया प्रोनेशन। और अगर हम लोग इसको ऊपर की तरफ बेंड करते हैं तो ये हो गया सुपीनेशन। ठीक है, तो ये भी एंटागोनिस्टिक है। लिवेटर या डिप्रेसर मतलब क्या, बॉडी को एलिवेट करना, लिवेटर बॉडी को नीचे लोअर करना, वो हो गया डिप्रेसर। सो क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल इज इनकरेक्ट। तो फ्लेक्सर के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पे फ्लेक्सर के साथ आना चाहिए एक्सटेंसर। ठीक है, और ये तब बोलेंगे कि तब करेक्ट होता, अभी क्या है ये इनकरेक्ट। सो ये था क्वेश्चन नंबर। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं इनोमिनेट। अब ये इनोमिनेट टर्म किसके लिए एप्लीकेबल है, सी हम लोग जब क्लास में डिस्कस कर रहे थे पेल्विक गर्डल आल्सो कॉल्ड एज इनोमिनेट बोन, तो इसको इनोमिनेट कहेंगे। देन ये क्या हो गया, अयोटा का एक ब्रांच जिसको हम लोग कहते हैं इनोमिनेट आर्टरी, एंड सुपीरियर वेना कावा का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं इनोमिनेट वेन। सो टॉकिंग अबाउट इनोमिनेट, इट इज व्हाट, इट इज स्केलेटन, it is vein also, and it is artery also. So correct answer would be innominate is a part of skeleton, vein and artery. आगे बढ़ते हैं ना। अब कह रहे हैं which of the following muscle bends a part over another। अभी जैसे हम लोग देखें कि ये था हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ह्यूमरस, ओके, और ह्यूमरस से अब क्या अटैच कर रहे हैं हम लोग, मसल। तो हम लोग पढ़े थे कि एक मसल होता है बाइसेप्स और एक मसल होता है ट्राइसेप्स, हम लोग पढ़ चुके थे ऐसा कुछ मसल। सो एक हो गया बाइसेप्स, दूसरा एंटागोनिस्टिक मसल क्या हो गया, ट्राइसेप्स। ठीक है, सो अगर ये मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो मीनवाइल ये मसल क्या करना चाहिए, रिलैक्स। सो कह रहे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल बेंड्स अपार्ट ओवर अनदर। तो कौन सा मसल, जैसे अगर हम लोग अपने एल्बो को बेंड करते हैं, ठीक है, तो फ्लेक्सर विल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड इट विल बेंड ओवर किसके ऊपर, रिलैक्स, कॉन्स्ट्रिक्ट एक्सटेंसर के ऊपर। इट इज नॉट रिलैक्सर, इट इज एक्चुअली एक्सटेंसर। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सा मसल का पार्ट बेंड होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फ्लेक्सर पार्ट है जिसको हम लोग बाइसेप्स कहते हैं, ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, दैट इज बेंड ओवर विच पार्ट, एक्सटेंसर पार्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सर। नाउ नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब EDTA मसल्स में डाला गया तो क्या होगा। सी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं अबाउट EDTA। EDTA एक तरीके का चिलेटिंग एजेंट है। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट है। सो ये चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि मान लो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम है या बॉडी में कैल्शियम है, सो ये EDTA जो होगा वो उस कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, सी अगर कैल्शियम नहीं होता है मसल के पास, हम लोग को पता है कैल्शियम का फंक्शन कि मसल में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है, आई एम सॉरी स्पेलिंग है ट्रोपोनिन। सो एक प्रोटीन है हमारे मसल में ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम बाइंड कर जाता है, हम लोग को ये भी पता है। और जैसे ही ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम बाइंड कर जाता है, कॉर्न फ्री हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं एक्टिन फ्री हो जाता है। और एक्टिन जाकर के किससे जुड़ जाता है,
मायोसिन से, और हमारा मसल क्या कर जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो सिंपल सा बात है ये पूरा मैकेनिज्म नहीं होगा, मतलब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा कि मसल्स जो होंगे वो दे स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन और दे विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं इसमें से कौन सा मसल जो है, विच मसल हेल्प टू होल्ड द ह्यूमरल हेड। अब ह्यूमरस किसका होता है, हम लोग को पता है, हमारे ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, फोर आर्म का ह्यूमरस, इसका हेड कहाँ प्रेजेंट है, इस कैविटी को कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। सो कह रहा है which muscle help to hold the humeral head in the glenoid cavity of the scapula and work in tandem with the posterior deltoid to externally rotate the humerus and perform adduction, extension and transfer। मतलब हमारे हाथ का जो भी मूवमेंट होता है, जैसे सर्कुलर मूवमेंट करना, हाथ को आगे पीछे लेकर के जाना, तो वो कौन से मसल्स हैं जो अटैच है इस ह्यूमरस से। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन से मसल्स है जो ह्यूमरस से अटैच है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो टेरेस माइनर मसल है ना, बैक स्कैप्यूला, दिस इज व्हाट स्कैप्यूला विंग्स। सो इससे कौन सा मसल अटैच है, टेरेस माइनरा। और ये टेरेस माइनरा ह्यूमरस के हेड से अटैच है, जो कि ये हैंड का सारा मूवमेंट, जैसे रोटेशन हो गया, हैंड को आगे पीछे लेकर के जाना, आजू बाजू लेकर के जाना, हैंड को बॉडी से दूर लेकर के जाना, ये सारा मूवमेंट जो होता है वो मेक श्योर करता है या पॉसिबल होता है बाई टेरेस माइनरा मसल। सो ये हो गया हमारा टेरेस माइनर। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 का, 49 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब कह रहा है मसल दैट ब्रिंग्स द फोर लिम्ब टुवर्ड्स मिड लाइन। अब क्या कह रहा है, मिड लाइन मतलब होता है बॉडी का सेंटर, है ना, जो बॉडी का सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड लाइन। अब इसमें कह रहा है वो कौन सा मसल है, मसल दैट ब्रिंग, जो हाथ और पांव को किधर लेकर के आते हैं, बॉडी की तरफ, दैट इज इन दी मिड लाइन। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन से मसल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे एडक्टर मसल। सो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, एडक्टर मसल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडक्टर, एडक्शन और एडक्टर, कुछ याद ना रहे तो कम से कम एडक्टर याद रखेंगे कि जो एडक्टर मसल्स हैं वो क्या करते हैं, फोर लिम्ब को किधर की तरफ लेकर आते हैं, मिड लाइन की तरफ। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एडक्टर मसल। आगे देखते हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। आईलिड मसल्स हैव, आईलिड मसल जैसे हमारे आईलिड जो मसल्स है उसमें क्या होगा बेसिकली। तो सी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जो आईलिड मसल्स है उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है। मतलब ये ज्यादातर कौन से मसल से बना होगा, डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मसल फाइबर, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन कम है। मायोग्लोबिन कम है तो हम लोग कहेंगे कि इट इज थिक फाइबर विदाउट मायोग्लोबिन। ठीक है, तो इसमें व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं, किसमें, आईलेट के मसल्स में। याद रखेंगे ये चीज कि आईलेट के मसल्स में व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं, और ये बहुत स्लोली स्लोली फटीग होते हैं। याद रखेंगे व्हाइट मसल क्या होते हैं, बहुत स्लोली फटीग होते हैं। आई एम सॉरी, ये बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं। हाँ ठीक है, सो ये बहुत जल्दी फटीग हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि दे हैव थिक फाइबर्स विदाउट मायोग्लोबिन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 150। फोर आर्म इज रोटेटेड टू टर्न पाम डाउनवर्ड। अब हम लोग अपने पाम को डाउनवर्ड कर रहे हैं और बैकवर्ड, या तो पाम को पीछे लेकर के जा रहे हैं, बाय विच मसल्स। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि पाम को हम लोग डाउनवर्ड या बैकवर्ड लेकर के अगर जाते, तो डाउनवर्ड अगर लेकर के जा रहे तो सी ये हमारा पाम है, और इसको हम लोग किधर लेकर के जा रहे हैं, डाउनवर्ड। तो इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये इवेंट कहलाता है प्रोनेशन। सो कौन सा मसल यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोनेशन। ठीक है, अगर एक्सटेंड फ्लेक्शन या एक्सटेंशन जैसे अगर पूछा जाता एक्सटेंशन मसल्स, तो हम कह सकते थे क्योंकि हाथ को पीछे लेकर के जा रहे हैं, पर यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मसल नहीं दिए हुए। क्या दिया हुआ, सुपिनेटर एंड एडक्टर एबडक्टर। सो एडक्टर एबडक्टर क्या था, एडक्टर हाथ को बॉडी से दूर लेकर के जाना, एबडक्टर हाथ को बॉडी के नजदीक लेकर के आना। सुपिनेटर डाउनवर्ड जो होगा, हाँ सुपिनेटर डाउनवर्ड जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी डाउनवर्ड जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनेशन, एंड ऊपर की तरफ जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सुपिनेशन। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा प्रोनेशन। अब 163, एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर 163 है। फिर कह रहा है रैटशेट मूवमेंट या रैट्स के मूवमेंट भी कह सकते हैं एसोसिएटेड विद। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है,
रैशेट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो ये कौन सा मूवमेंट है? एक मिनट, अगर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को देखें तो इस इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग कहते हैं रैशे। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग को दिख रहा है ये इसी को कहते हैं। अब अगर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को देखें तो ये कैसा मूव कर रहा है? ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना? सेम काम है सीलिया का, कि ये कैसे मूव करता है? वन डायरेक्शन ऐसे कि जिस डायरेक्शन में, जैसे ये आगे जाएगा और पीछे जाएगा सीलिया। तो ये मूवमेंट किसका है? ये मूवमेंट है, इसी मूवमेंट को हम लोग रैशे मूवमेंट कह सकते हैं, सिलियरी मूवमेंट को, क्योंकि सीलिया जैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यही दो स्ट्रोक कर सकता है, इसीलिए हम लोग इस मूवमेंट को सिलियरी मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम लोग देखें कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसको फॉन्टानल कहते हैं, ये काफी सॉफ्ट मेम्ब्रेनस होता है। देखिए हम लोग ये सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये पार्ट काफी सॉफ्ट मेम्ब्रेन से बना होता है। क्यों? तो थोड़ा हम छोटे बच्चे के स्कल को हम लोग देखते हैं, तो क्या दिख रहा है? दिस इज व्हाट, दिस बोन इज फ्रंटल बोन, ये हो गया पैराइटल बोन, और इनके बीच में अभी ये बोन जुड़े हुए नहीं, और बीच में क्या है? सूचर्स। पर अगर ध्यान दे तो अभी ये बोन आपस में जुड़े हुए नहीं है, इनके बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सॉफ्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसी सॉफ्ट मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं फॉन्टानेल। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सॉफ्ट मेम्ब्रेन दिख रहा है? एक ये पोस्टीरियर फॉन्टानेल दिख रहा है, एक ये हम लोग को एंटीरियर फॉन्टानेल, और एक फॉन्टानेल यहाँ पे आजू बाजू में दिख रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। सो अगर पूछा जाए फॉन्टानेल क्या होता है, तो फॉन्टानेल आर द सॉफ्ट मेम्ब्रेन जो कि बोन्स के बीच में प्रेजेंट है, एंड जैसे जैसे करके बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, धीरे धीरे करके ये मेम्ब्रेन किस में बदल जाएगा? ये मेम्ब्रेन बदल जाएगा बोन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाला बात है कि स्कल में ज्यादातर जो बोन है वो कहाँ से आए हैं? मेम्ब्रेन से, है ना? ये याद रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन है हमारा। तो हमारे स्कल में जो ज्यादातर बोन आए हैं वो कहाँ से आए हैं? मेम्ब्रेन से। ऐसे बोन को मेम्ब्रेनस बोन कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे ये कौन सा बोन हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस इज पैराइटल, दिस इज फ्रंटल, और इनके बीच में ये सॉफ्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम लोग एंटीरियर फॉन्टानल कह रहे हैं, पीछे में पोस्टीरियर फॉन्टानल है, और आजू बाजू में क्या प्रेजेंट है? ये भी एक एंटीरियर लैटरल फॉन्टानल है। ठीक है, तो ये आगे जाकर के किस में बदलेंगे? ये आगे जाकर के बदलेंगे कोरोनल सूचर में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच सूचर एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर fontanel to the anterior lateral fontanel, मतलब कौन सा सूचर? सूचर इज एक्चुअली कनेक्शन बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल। तो यहाँ पे कौन सा सूचर दिख रहा है? किनके बीच में सूचर्स देखना है? ये एंटीरियर और ये एंटीरियर लैटरल। तो इन सूचर्स का नाम क्या हो गया? कोरोनल सूचर। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोरोनल सूचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मसल ड्रॉ द लोअर जॉ, टंग एंड हेड बैकवर्ड। जैसे हम लोग अपने लोअर जॉ को या पीछे की तरफ करते हैं, या हेड को पीछे की तरफ करते हैं, टंग को पीछे की तरफ, तो इसको रिट्रैक्शन इवेंट कहता है, कहते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब जॉस को या टंग को या हेड को पीछे खींचना, दिस इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। और कौन से मसल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दिस इज रिट्रैक्टर। ठीक है, नाउ both cilia and flagella are used for movement in many organisms. Which protein uses the energy from ATP hydrolysis to cause a cilia or flagella to move? तो ये याद रखेंगे क्योंकि हम लोग सेल चैप्टर में एक प्रोटीन पढ़े थे जिसका नाम था डाइनिन। ठीक है, डाइनिन प्रोटीन कहाँ था? तो ये था हमारा सेंटर पे C1 और C2 करके माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। फिर अगर याद होगा तो ऐसे स्पोक्स थे, ऐसा हम लोग सीलिया और फ्लैजेला में डिस्कस कर रहे थे। ऐसे 9 स्पोक्स थे, 3 4 5 6 7 8 9। इन स्पोक से क्या अटैच थे? माइक्रोट्यूब्यूल ए बी ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल अटैच थे। और सबसे इंटरेस्टिंग, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में यहाँ पे ये था डाइनिन प्रोटीन। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे कलर से ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये था डाइनिन प्रोटीन, और यही डाइनिन प्रोटीन ड्यू टू एटीपी क्या करता है? मूवमेंट कॉज करता है। मतलब ये वाला डाइनिन, दिस डाइनिन प्रोटीन विल एक्ट ऑन दिस माइक्रोट्यूब्यूल दैट इज ए। मतलब इन शॉर्ट, क्योंकि ये हम लोग सेल चैप्टर में पढ़े थे, तो अभी हम कह सकते हैं कि ये जो डाइनिन प्रोटीन है ये किस पे अफेक्ट करेगा? ये डाइनिन प्रोटीन इस माइक्रोट्यूब्यूल को अफेक्ट करेगा, मतलब इनको पुश करेगा। ठीक है, सो मूवमेंट किसके कारण हो रहा है? इन डाइनिन प्रोटीन। ये डाइनिन प्रोटीन है, ये वाले डाइनिन, ये इस माइक्रोट्यूब्यूल को पुश करेंगे, फिर यहाँ से एक डाइनिन प्रोटीन निकलेंगे, ये डाइनिन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल को पुश करेंगे। सो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डाइनिन। नाउ नेक्स्ट, अब
टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। सी ये कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में 656 दिया हुआ है। हम लोग करेक्ट मानेंगे वही जो मॉड्यूल में दिया है, या तो 650 बोल सकते हैं, वैसे 650 होते हैं। 650 मसल्स हैं और 187 क्या हो गए, जॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग, और अब इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेट में नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको हम लोग सही मान लेंगे 639 को। ठीक है, फिर कह रहा है लैटिसमस डॉर्सी मसल्स। अब ये कौन सा मसल है, अगर जरा देखें तो ये हमारा जो बैक का पार्ट है, ये हो गया जो हमारे किससे जुड़ा हुआ है, फोर लिम्ब के ह्यूमरस से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं लैटिसमस डॉर्सी मसल। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, मसल्स ऑफ द शोल्डर। सो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ मसल ऑफ शोल्डर, लैटिसमस डॉर्सी। नाउ अब ये वही क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे। मोस्ट ऑफ स्कल बोन्स आर, आंसर क्या हो जाएगा, इट इज रिप्लेसिंग इन्वेस्टिंग सेसमोइड या कार्टिलेजिनस। तो हम लोग कौन सा भी बोन पढ़े, मेम्ब्रेनस बोन पढ़े, एंड मेम्ब्रेनस बोन का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टिंग बोन। ठीक है, सो मेम्ब्रेनस बोन जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन किस में बदलने लगते हैं, जो फॉन्टानल्स थे वो किस में बदलने लगते हैं, बोन्स में। ऐसे बोन को मेम्ब्रेनस कह देंगे या इन्वेस्टिंग कह देंगे। आंसर हो गया बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग का लॉन्गेस्ट बोन क्या हो जाएगा, टीबियो फिब्यूला। मतलब याद रख, ये वैसे याद रखने वाला क्वेश्चन ही है। ये दिख रहा होगा, फ्रॉग का टीबियो फिब्यूला फेमर से बड़ा है। सो अगर क्वेश्चन पूछा गया लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फ्रॉग इज टीबियो फिब्यूला, क्योंकि इस डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टीबिया फिब्यूला बड़ा दिख रहा है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन जरा देखते हैं। इसमें कह रहा है विच टू बोन्स इन द गिवन फिगर फॉर्म अ हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट किसके बीच में होगा, तो सी हिंज जॉइंट होगा, इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये कहलाएगा ह्यूमेरस। ये क्या कहलाएगा, रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस और अल्ना के बीच में हम लोगों को पता है क्या बनता है, हिंज जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे सी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। सो आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट, ए बी सी तीनों के बीच में, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अब कह रहे हैं ए और बी। अब क्वेश्चन एक और चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं हम लोग, क्लियर कर लेते हैं। सी एक्चुअली में ह्यूमरस इज एसोसिएटेड, मतलब ह्यूमरस इज एसोसिएटेड, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो उसका जो मेजोरिटी पार्ट होता है जैसे ह्यूमरस का, क्योंकि अल्ना बड़ा है कंपैरेटिवली रेडियस। सो अगर हम हिंज जॉइंट के बारे में स्पेसिफिकली कहें तो वो क्या आ जाएगा, रेडियस एंड ह्यूमरस एंड अल्ना। ठीक है, सो इसीलिए ए एंड बी हम लोग यहाँ पे सही कह सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, which two bones in the given figure form a hinge joint. हाँ, A and C, I'm sorry, हाँ A and C because A is humerus and C is ulna, and ulna क्योंकि थोड़े बड़े साइज का है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे A and C कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्ना बड़ा होता है ना एज कंपेयर टू रेडियस, इसलिए। चलो अब ये कह रहे हैं मसल्स मस्ट हैव समथिंग रिजिड टू पुल अगेंस्ट इफ दे आर टू कॉज मूवमेंट। इन केस ऑफ ह्यूमन एंड अर्थवॉर्म द रिजिडिटी सप्लाइड बाय। अब हमारे में रिजिडिटी कौन देता है, तो हमारे में रिजिडिटी देता है हमारा स्केलेटन, है ना। तो हमारे में रिजिडिटी देता है हमारा स्केलेटन, और क्योंकि हमारा स्केलेटन बॉडी के अंदर है इसीलिए एंडोस्केलेटन हो गया। और अर्थवॉर्म में सेम कौन करता है, तो उसके अंदर सिल्मिक फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो सिल्मिक फ्लूइड कौन सा स्केलेटन देगा, हाइड्रोस्केलेटन। सो आंसर हो जाएगा एंडोस्केलेटन। हमारे में जो बोन्स है वो रिजिडिटी सप्लाई करते हैं, और अर्थवॉर्म में जो उनका सिल्मिक फ्लूइड है, ये याद कर लेंगे, अर्थवॉर्म का जो सिल्मिक फ्लूइड है वो उनका क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन। अब क्या क्या, जैसे रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या था, हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे। मसल डिस्ट्रॉफी, वेस्टिंग ऑफ मसल, जेनेटिक बीमारी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ वेस्टिंग ऑफ मसल। ठीक है, देन नेक्स्ट, फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन माइस्थेनिया कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलोइंग। अब ये बात सही है, क्या कह रहा है कि माइस्थेनिया ग्रेविस, सॉरी माइस्थेनिया
ग्रेविस। अब इस बीमारी में क्या था, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के इम्यून सेल्स ही किसको डैमेज करने लगते हैं, बॉडी के एसीएच रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं। तो अगर एसीएच रिसेप्टर ही नहीं रहेगा तो सिग्नल नहीं जनरेट होगा, सिग्नल नहीं जनरेट होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो swallowing करने के लिए भी व्हाट वी रिक्वायर, swallowing करने के लिए भी वी रिक्वायर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे तो प्रॉपर swallowing नहीं हो पाएगा। तो आंसर यहाँ पे, अच्छा बाकी भी देख लेते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, नॉट यूरिया, करेक्ट होगा यहाँ पे यूरिक एसिड, तभी वो गाउट कंडीशन कहलाता है, याद ही होगा। एंड कह रहे हैं ओवरडोज ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी कम हो, नॉट ओवरडोज, लेस हो तो होगा ऑस्टियोपोरोसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, जो करेक्ट है। नेक्स्ट 12 के बाद ओके, अब क्वेश्चन है इन ह्यूमन बींग्स द सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रे, किसके बारे में बात कर रहा है, ये C2 के बारे में। तो सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रे हेल्प्स इन, अब हेड का कौन सा मूवमेंट कराने में मदद करता है, हमारे हेड का रोटेटरी मूवमेंट थ्रू अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर। और ये नॉब लाइक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंस, और डेंस का दूसरा नाम क्या हो गया, ओडेंटोइड प्रोसेस। सो यहीं से हम लोगों को क्या पता चल गया, क्योंकि जो डेंस है उस पर हमारा स्कल रखा हुआ है और इसी के कारण क्या होता है हमारा रोटेटरी मूवमेंट। तो आंसर हो जाएगा ओडेंटोइड प्रोसेस। याद रखेंगे ओडेंटोइड प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, डेंस। ओलिक्रोनॉन प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट है, सही बात है, अल्ना में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिगर जो है, ये द गिवन फिगर शो द डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन विच विथ व्यू ऑफ अ मसल, ठीक है। ये हमारे मॉड्यूल का एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सी, तो सबसे पहले क्या बताना है कि द गिवन फिगर शो अ डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ मसल्स विथ इट्स पार्ट्स मार्क्ड एज A, B, C and D. Which part is held together by a common collagenous connective tissue layer? तो कौन सा पार्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू से हेल्ड है, सी। हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे बाहर क्या होता है मसल के, ये होता है एपीमाइसियम, है ना, विच इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एपीमाइसियम। अब एपीमाइसियम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग ये भी जानते हैं एपीमाइसियम के अंदर बंडल्स रहते हैं जिसकी कवरिंग को हम लोग पेरीमाइसियम कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से which part is held together by a common collagenous connective tissue layer, तो कौन सा पार्ट जो है, तो ये जो फेसिकल्स है जिसको हम लोग लेबल यहाँ पे किया है, जो डी है वो है हमारा फेसिकल्स, ये फेसिकल्स ही होल्डेड है बाय अ कॉमन कोलाजिनस टिश्यू, और वो कॉमन कोलाजिनस टिश्यू क्या हो गया हमारा, एपीमाइसियम, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, फेसिकल्स के बारे में डी हो गया हमारा